G20 समिट के दौरान नेताओं का संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। इसको लेकर यूक्रेन ने शनिवार 9 सितंबर को अपनी प्रतिक्रिया दी। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने G20 घोषणा पत्र को लेकर आलोचना की और कहा कि इसमें गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस घोषणा पत्र में रूस का कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा है और इसको पोस्ट भी किया है। उन्होंने तो एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए घोषणा पत्र के एक पेज की फोटो शेयर करते हुए उसमें कुछ एडिट अपनी तरफ से किया और जहां जहां ऑल स्टेट जैसे शब्द थे वहां पर रशिया लिख दिया। आपको उनका ये पोस्ट इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल इस वक्त देख सकते हैं कि उन्होंने जहां जहां ऑल स्टेट लिखा हुआ है या फिर इन जैसे शब्दों का लिखा हुआ है वहां पर उन्होंने रशिया लिख दिया है और अपने आप में एडिट करके एक पोस्ट चिपका दी है घोषणा पत्र के एक पेज की। देखिए, यूक्रेन की ये बौखलाहट लाजमी है। यूक्रेन चाहता है कि विश्व पटल पर अगर कोई भी आयोजन हो रहा हो तो उसमें बस यूक्रेन की आवाज को ही उठाया जाए। बिल्कुल, लंबे समय से यह मांग थी कि भारत में जेलेंस्की को G20 में बुलाया जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो G20 को यूक्रेन रशिया के युद्ध का एक नया मैदान बनाकर नहीं देगा। इस तरह से हम ये काम नहीं करेंगे और G20 को इस मुद्दे की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ये भारत ने पहले से ही तय कर लिया था। तो अब जानते ये हैं कि आखिर कितना सफल हुआ है भारत में G20। देखिए, भारत में G20 अब तक के कई देशों के G20 सम्मेलन से अधिक सफल रहा है। जी हाँ, अब चाहे नए मेंबर का जुड़ना हो या फिर घोषणा पत्र पर सर्वसहमति हो, हर मामले में यह समिट एक सफल G20 समिट रहा। और तो और अब तो G20 ना होकर ये G21 हो गया है। आपको बता दें, पिछले कई सालों में ये पहला ऐसा G20 है जहां G20 में एक बड़ा बदलाव हुआ है और अफ्रीकी यूनियन को नए मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। साथ ही इस बार पहले के मुकाबले कई अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। टोटल 73 आउटकम्स निकलकर सामने आए और कुल 112 एग्रीमेंट्स पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें वेरियस बहुत अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, जैसे कि सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक नीति, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। अब अगर पहले यानी पिछले G20 की बात करें जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, वहाँ इनकी संख्या महज 50 थी, यानी आधे से भी कम। और इसका कारण आपको पता है क्या था? वो था रशिया यूक्रेन युद्ध। यहाँ जेलेंस्की को आमंत्रित किया गया था और पूरा समिट जो है रशिया यूक्रेन युद्ध की भेंट चढ़ गया था। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जो स्टेटस है। देखिए किस किस मीटिंग में किस किस G20 जहां जहां हुआ था वहां पे कितने समझौते हुए हैं। नंबर ऑफ समझौते आप देखिए और एक तरफ हमारे जो अब हमने जो G20 किया है उसके समझौते देखिए। संख्या अपने आप में सब कुछ बोलती है, आंकड़े ही सब कुछ बोलते हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में जो G20 हुआ है वो कितना सफल हुआ है, कितना सारा काम इसके अंदर हुआ है, कितने समझौते हुए हैं और विश्व पटल पर ये जो G20 हमने ऑर्गेनाइज किया वो कितना सफल था। अब चूंकि भारत इस G20 जो हमने ऑर्गेनाइज किया है इसको रशिया यूक्रेन की बलि नहीं चढ़ने वाला था, इसलिए भारत ऐसी गलती नहीं करने वाला था। एक इंटरव्यू में आप सुन सकते हो एस जयशंकर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था बाली वॉज बाली, दिस इज दिल्ली, और यही हुआ। इसीलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से यूक्रेन को मिर्ची लगी है, क्योंकि ना उनकी बात हुई और ना उनका एजेंडा भारत में चलने दिया गया। With regards to the to the comparison with the Bali declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. And in fact, if you see in the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue. भारत ने जिस थीम पर यह समिट आयोजित की थी उसी के इर्द गिर्द सब कुछ हुआ और यही अब तक का सबसे सफल G20 से G21 सम्मेलन भी बना। जी हाँ, रिफॉर्म हो चुका है और G20 नहीं अब G21 हो चुका है। आपको क्या लगता है, भारत ने जेलेंस्की को ना बुलाकर अच्छा किया? क्या भारत में जो G20 समिट हुआ है वो कितना सफल रहा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और जो यूक्रेन को मिर्ची लगी है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ये भी बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।